Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi काव्य खंड. टॉपिक विल बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. सुप्रभातम. मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक. मैं आज आपको कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि का परिचय और उनकी कविता उत्साह तथा दूसरी कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है. पहला उत्साह है और बादल राग, आदि इनकी कविताएं हैं. तो उत्साह कविता पहली कविता है. तो उत्साह कविता का मैं आज आपको परिचय कराऊंगा. तो एकमात्र कविता उत्साह ही है. तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा. तो जैसा नाम ही है उनका निराला व अक्खर स्वभाव के थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे. छायावाद द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता बहुत व्याख्या करने वाली शैली से हट करके छायावाद जो प्रकृति का मानवीकरण, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, नए नए उपमानों का प्रयोग, विदा वेदना की प्रधानता इनकी कविताओं में देखा जा सकता है क्योंकि ये छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं. तो आइए चले हम कवि परिचय की ओर. तो जीवन परिचय. सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के मीरपुर जिले के महिषादल राज्य में हुआ था. तो मेदिनीपुर है. तो मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था. इनका जन्म 1899 मेदिनीपुर के महिषादल में हुआ था. तो ये बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर के महिषादल में हुआ था. इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी एक महिषादल राज्य के कर्मचारी थे. 3 वर्ष की अल्पायु में ही निराला जी की माता का देहांत हो गया. तो बचपन से ही इन्हें मातृ सुख से वंचित रहना पड़ा. इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में हुई. बंगाल में रहते हुए संस्कृत, बांग्ला, संगीत, दर्शन शास्त्र का इन्होंने ज्ञान अध्ययन किया. 14 वर्ष की आयु में ही इनका मनोहरा देवी से शादी हो गया, विवाह हो गया. पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहा. 1918 ईस्वी में पत्नी का स्वर्गवास हो गया. इसके बाद के चाचा चचेरे भाई भी एक एक करके इस दुनिया को छोड़ के चल बसे. प्रिय पुत्री सरोज की मृत्यु ने तो इनके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए. इस प्रकार निराला जीवन भर क्रूर परिस्थितियों से संघर्ष करते रहे और 1961 ईस्वी में निराला जी का स्वर्गवास हो गया. तो निराला जी का मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई. इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी, पुत्री का नाम था सरोज, जिसके याद में उन्होंने सरोज स्मृति लिखा. सरोज के मृत्यु के बाद वे टूट गए, संघर्ष करते रहे और 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई. मृत्यु
1961 ईस्वी में। तो ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय रहा निराला जी का। ऐसी बहुत सी इनकी कहानियाँ भी हैं कि निराला जी रुपए पैसे की परवाह नहीं करते थे और उसे मनमाने ढंग से खर्च कर देते थे, व्यय कर देते थे। इनकी रचनाएं काव्य रचनाएं परिमल, अनामिका, गीतिका, अपरा, काव्य कृतियां। परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते, और राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, शक्ति पूजा और तुलसीदास। ये तुलसीदास परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो अधिकांश लोग तुलसीदास को ही कवि मान करके उनकी रचना मान लेते हैं, लेकिन ये तुलसीदास निराला जी की रचना है। निबंध संग्रह, प्रबंध, प्रतिमा, प्रबंध, पद्म, प्रबंध, प्रतिमा, प्रबंध, प्रबंध, प्रतिमा, प्रबंध, पद्म। ये कमल निबंध संग्रह रहा। इसके बाद आलोचना, रविन्द्र, कविता, कानन। रविन्द्र, कविता, कानन। और चींटी की उपन्यास, अलका अप्सरा, अलका अप्सरा, चींटी की पकड़। और इसके बाद पत्रिका संपादन, समन्वय, मतवाला, सुधा, समन्वय, मतवाला और सुधा, इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। समन्वय, मतवाला और सुधा, इन पत्रिकाओं का संपादन किया। तो निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में इनकी कविताएं प्रकाशित हैं संपूर्ण। काव्यगत विशेषताएं, निराला जी छायावादी, जैसे आपने बताया, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इनकी रचनाओं में क्रांतिकारी, प्रगतिशील, विद्रोही और शोषक वर्ग के प्रति इनका सहानुभूति भी दिखाई पड़ती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण का विचित्रण किया, जैसा वह तोड़ती पत्थर जिसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। उन्होंने इलाहाबाद के रास्ते में एक महिला को गर्मी की दोपहरी में पत्थर तोड़ते हुए देखा और कवि ने उस पर कविता लिख दी और बताया कि गरीब और अमीर के बीच में खाइयाँ कितनी चौड़ी हैं, और ये मार्क्सवादी विचारधारा के भी समर्थक थे। उन्होंने उपेक्षित, वंचित और पीड़ित शोषितों के प्रति संवेदना व्यक्त किया। उनके साहित्य में दलित समाज के प्रति भी गहरी समाज सहानुभूति दिखाई देती है। सिंगा, प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, राष्ट्र प्रेम आदि इनके भावना आदि विषय इनके कविताओं में देखे जा सकते हैं। कला पक्ष और भाषा शैली, काव्य की पुरानी परंपराओं को त्याग कर इन्होंने विद्रोही स्वर अपनाते हुए अपनी काव्य शैली को एक नया रूप प्रदान किया। इनके काव्य में भाषा में कसाव, शब्दों में मितव्यता और समाज की प्रधानता है। वरदे वीरावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, ऐसा
इन्होंने रचना किया है, तो संस्कृत ने तत्सम शब्दों का इन्होंने प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है और भाषा थोड़ी क्लिष्ट और दुरूह भी है। छंद विद्वान निराला जी छंदमुक्त काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं और ये मुक्तक कविताएं लिखते हैं। इन्होंने छंदबद्ध कविताएं भी लिखी हैं। उर्दू में प्रचलित छंदों का प्रयोग कर हिंदी में गजलों की रचना भी निराला जी ने की है। ध्वन्यात्मकता, निराला जी की कविताओं में ध्वन्यात्मकता अर्थात व्यंजना शक्ति की प्रधानता दिखाई देती है और इसमें संगीतात्मकता के भी स्वर सुनाई पड़ते हैं। प्रतीक प्रयोजना, निराला जी ने प्रतीकों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। बिंब विधान, निराला जी के काव्य में चित्रमय बिंब विधान देखने को मिलता है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अलंकार योजना, अलंकारों का सुंदर प्रयोग निराला जी के काव्य में देखते हैं। अनुप्रास, घेर घेर घोर, आए अज्ञात आदि का प्रयोग देखने को मिलता है। तथा उपमा, बाल कल्पना के से काले आदि नवीन इन्होंने अलंकारों का प्रयोग, नवीन उपमानों का प्रयोग किया। नवीन उपमान का प्रयोग भी एक छायावाद की प्रमुख विशेषता है। नए नए उपमानों का प्रयोग जैसे जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में किया है कि घिर रहे थे गुगराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुदागर में कोविद के पास, नील परिधान भी सुकुमार खिल रहा, मृदुल अधकुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो इस प्रकार नए नए उपमानों का प्रयोग भी छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, घेर घेर, घाट गम पाट, घर घर आदि। तो समग्रता, निराला जी छायावाद के प्रमुख स्तंभ, मुक्त छंद के प्रवर्तक, शोषितों और दलितों के मसीहा तथा व्यापक विचारों और भावों के समन्वय और सशक्त कवि के रूप में चिर स्मरणीय रहेंगे। तो ये इनका सामान्य परिचय रहा निराला जी का। कवि परिचय, आपके प्रश्न कवि परिचय से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको कवि के बारे में जानना आवश्यक है, इसलिए हमने आपको कवि का संक्षिप्त परिचय बताया। अब हम चलते हैं पाठ का परिचय, उत्साह कविता का। उत्साह एक आह्वान गीत है। यह निमंत्रण देता है, जो बादल को संबोधित करता है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल को एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पना के अंकुर को लिए विध्वंस, विप्लव, क्रांति, चेतना आदि को संभव करने वाला भी बताया गया है। कवि जीवन की व्यापकता और समय दृष्टि से व्यापक जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला हमें इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। कवि अपनी रचनाओं में बिजली जैसी चमक और कड़क भरकर संघर्ष का स्वर मुखरित कर रहा है। यह उत्साह कविता है। दूसरी इनकी कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है निराला की श्रृंगार पर कविता है। इसमें कवि फागुन के अप्रतिम सौंदर्य का चित्रात्मक शब्दों में वर्णन करता है। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो जाता है, हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों का चयन एवं लय कविता की प्रमुख कविता को फागुन की तरह सुंदर और ललित बना दिया है। इसमें मानव के मन पर फागुन के सौंदर्य का प्रभाव अत्यंत आकर्षक शब्दों में कवि ने वर्णित किया है। पहले हम चलते हैं उत्साह कविता की ओर। उत्साह, बादल गरजो, पहले पंक्ति में दिया गया है। ये बादल संबोधित करते हुए गरजो, गर्जना, पावान करो, प्रेरित करो। बादल गरजो इन्होंने प्रकृति के व्यंग्य रूप में प्रस्तुत किया और बादल के द्वारा
गर्जना करने का अर्थ होता है हे बादल आह्वान करो, लोगों को संबोधित करो, गरजो। घेर घेर घोर गगन धराधर हो, घेर घेर घोर गगन धराधर हो, धराधर बादल घेर घेर करके आकाश को चारों ओर से व्याप्त करके ललित ललित काले घुघराले, सुंदर सुंदर काले और घुघराले बाल कल्पना के से पाले, मानो वह सुंदर बाल की कल्पना की तरह हो, जैसे काले काले घुघराले बाल बिल्कुल बालकों के बाल की तरह बादल विद्युत छवि उर में और तुम्हारे हृदय में, उर माने हृदय होता है, विद्युत की छवि सुंदर कांति दिखाई देती है। कभी नव जीवन वाले और आपसे ही कभी नया जीवन प्राप्त करते हैं, नई नई कल्पना उत्पन्न करते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, अपने अंदर वज्र छिपाकर और नई कविता को फिर से भर दो, फिर से नए जो होता है कि स्वर का संचार करो, लोगों में नई चेतना जागृत करो। बादल जब बरसात में दिखाई देते हैं गर्मी के दोपहर के बाद तो लोग प्रसन्न होते हैं। बादल को देख करके आशा हो जाती है ये गर्मी कम होगी। और बादल को कवि ने प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, अर्थात वर्षने वाले, कुछ देने वाले। बादल हमेशा कुछ न कुछ देते हैं, वर्षा करते हैं, हरा भरा कर देते हैं, स्वयं भले ही रिक्त हो जाते हैं। तो ऐसे दानी व्यक्तियों का, ऐसे लोगों को बड़े सम्मान के साथ आह्वान कवि करता है, बादल गरजो, बादल आओ और प्रेरित करो। घेर घेर घोर गगन धराधर हो, पूरे गगन आकाश को घेर करके हे बादल अब गरजो। ललित ललित काले घुघराले, सुंदर सुंदर काले और घुघराले बाल कल्पना के से पाले। और ऐसा मालूम पड़ता है बच्चों की तरह सुंदर, अपने अंदर बिजली को छुपाकर और हृदय में रखने वाले, हे नए जीवन देने वाले और नूतन कविता फिर भर दो, हमारे अंदर नई कविता का संचार कर दो, हमें नई कल्पना प्रदान कर दो। बादल गरजो, हे बादल गरजो। विकल विकल उन्मत्त, विकल विकल उन्मत्त थे मन, मन गर्मी से बहुत व्याकुल था, मन कहीं लग नहीं रहा था, मन उचट सा गया था। विश्व के निदाग के सकल जन, गर्मी के निदाग, गर्मी से पीड़ित विश्व के सभी लोग का मन बिल्कुल गर्मी से पीड़ित हो गया था, कहीं भी स्थिर नहीं हो रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और आप अज्ञात दिशा से पता नहीं किस दिशा से बादल अनंत आकाश के घन आप आए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और इस तपती हुई धरा को अपने जल से वर्षा करके शीतल कर दो। अब बादल गरजो, हे बादल गरजो। कवि क्रांति का भी आवाहन इसी के माध्यम से करता है। अब कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है, हे बादल तुम अत्यधिक सघन होकर आकाश को घेर लो और घुमड़ घुमड़ कर चारों तरफ छा जाओ। समाज में बदलाव की आकांक्षा रखने वाले कवियों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि ये नवजीवन का काव्य रचने वाले कवि, तुम बादलों के काले काले सुंदर बालों की कल्पना करते हुए भी अपने हृदय में बिजली की कड़क रखो। चमक धारण किए हुए अपनी नई कविता से बिजली के चमक के समान विप्लव छिपाकर चेतना का स्वर, क्रांति की चेतना का स्वर भर दो। यही बादल गरजो। गर्मी के से संसार के लोग व्याकुल और अनमने से थे, अर्थात व्याकुलता के कारण लोगों का मन कहीं नहीं लगता था। कवि कहता है कि हे अज्ञात दिशा से आने वाले बादल, अंतहीन बादल, जलती हुई धरती को अपने शीतल जल से ठंडा कर दो। हे बादल गरजो। भाव यह है कि कवि बादल के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान करता है। कवियों ने अपनी कविता में बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी स्वर को भरने को कवियों को कहता है। साथ ही साथ कवि बादलों से यह आह्वान भी करता है कि वे बरसकर पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरा करें।
तो कुछ प्रश्न हैं। कवि और कविता का नाम लिखिए। प्रश्न पहला पूछा जा सकता है। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कविता उषा। दूसरा है कवि आकाश में घिरे सघन बादलों में किस तरह की कल्पना करता है। कवि आकाश में घिरे हुए सघन बादलों में यह कल्पना करता है कि काले घुघराले सुंदर बालों की तरह वे लगते हैं। तो कवि बादलों में काले घुघराले सुंदर बालों की कल्पना कर देता है। नई चेतना की काव्य की रचना करने वाले कवियों से किस प्रकार की कविता का आह्वान करता है। कवि कहता है कि आप बादल से कोमलता मृदुलता जरूर धारण कीजिए, लेकिन अपने अंदर उन जैसे वह बिजली को धारण करते हैं, वज्र को धारण करते हैं, वैसे अपने अंदर कठोरता लाओ। जैसे वे गरजते हैं वैसे क्रांति का आह्वान करो। वर्षा के बिना लोगों की अवस्था कैसी हो रही है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्षा के बिना लोगों की अवस्था कैसी हो रही है। कवि बादलों से क्या अपेक्षा करता है। तो गर्मी के भीषण गर्मी के तप्त भीषण प्रभाव से तपे तप्त उसके निदाग के ताप से परेशान लोगों का सुंदर चित्रण इस कविता में किया गया है। लोग अनमने से हो गए हैं, कहीं पर उनका मन स्थिर नहीं होता है। ऐसे गर्मी से पीड़ित लोगों के लिए आकर शीतल जल से तप्त धरा को शीतल कर दो। शीतल जल से अपने सुंदर वर्षा से धरा को शीतल कर दो। कवि बादल से यही आशा करता है, यही उससे आशा रखता है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले का आशय क्या है। यह भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहते हैं कि विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, कवि को नया जीवन बादल से मिलता है। बादल को देख करके बहुत सुंदर मधुर मधुर कल्पना कवि कर लेते हैं, लेकिन उनकी कविता में केवल मधुरता ही नहीं होना चाहिए, क्रांति की भी आह्वान होना चाहिए। इससे वो कहते हैं कि हे कविता करने वाले कवि बादलों की तरह अपने अंदर जो वज्र को भी धारण करो, विद्युत को भी धारण करो। तो अतः कवि मृदुलता के साथ क्रांति का भी आह्वान करता है। कविता में पुरुष प्रकाश अलंकार वाले स्थानों को करिए। पुरुष प्रकाश बार बार, घेर घेर, ललित ललित और विकल विकल, उन्मत्त से उन्मत्त, उन्मन आदि जो होता है। जब पुरुष प्रकाश अलंकार है, जब दो बार कोई शब्द आ जाए तो उसे पुरुष प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो ये कविता उत्साह कविता रही। तो उत्साह कविता के बाद दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अटना समाना प्रविष्ट होना, समाहित नहीं हो रही है। दो बार है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। आभा फाल्गुन की तन सट नहीं रही है। ये आभा सुंदरता, फाल्गुन की सुंदरता, और सट नहीं रही है। बिल्कुल जो होता है कोई इसके समान कोई उपमान हमें मिल नहीं रहा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, तो आपके सांस से, बहतात हवा से पूरा घर सुगंधित हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और आकाश में उड़ने के लिए हर जगह पर कर देते हो। इसका पंख ही दिखाई देते हैं, अर्थात पक्षी आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इतनी सुंदरता है कि एकटक स्फारित नेत्रों से फाल्गुन की शोभा को देखा ही जाए। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, हर जगह नए नए कोमल पत्ते दिखाई देते हैं, और कहीं हरे हरे पत्ते हैं, कहीं लाल लाल पत्ते हैं, और मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभासी, और जगह जगह, पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, मंद गंध पुष्पमाल, सुंदर गंध वाली, धीमी गंध वाली पुष्पों की माला की तरह दिखाई देती है। मतलब हर जगह पुष्प लदे हुए हैं। जगह जगह शोभा, हमें हर जगह शोभा दिखाई देती है, और पट नहीं रही है।
अर्थात हर जगह जो होता है सारा चीज ढक गया है सुंदरता से। ये फागुन की शोभा का वर्णन किया गया इन पंक्तियों में। सब जगह जो होता है जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्म आता है, तब होती है क्षमा निराली, जी को बहुत लुभाने वाली। इस प्रकार से इसका भाव शामिल है। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं। तो ये कविता बहुत छोटी कविता है और ये इतना तक ही है। तो भावार्थ यह है कि फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि फागुन की सुंदरता समा नहीं रही है, फागुन की कांति शरीर में सट नहीं पा रही है। कवि फागुन को संबोधित करते हुए कह रहा है, तुम कहीं भी सांस लेकर उसमें हर घर को भर देते हो, तुम आकाश में उड़ने के लिए सौत्र पंख ही पंख कर देते हो। मैं आंख हटाना भी चाहता हूं तो हटा नहीं पाता। और कवि से के कहने का भाव यह है कि फागुनी हवा में मादकता से धरती का कोना कोना भर गया है। प्रकृति की सुंदरता से मन उल्लसित होकर कामना की आकांक्षा में उड़ने लगता है। सौंदर्य की निहारती आंखें हटाने से भी नहीं हटती। कभी आगे कहता है कि पेड़ों की डालियां पत्तों से भर गई हैं, कहीं हरे पत्ते दिखाई देते हैं और कहीं लाल पत्ते दिखाई देते हैं। अधिकतम डालियां हरी हो गई हैं। कहीं फूलों के भर जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वत्र फूलों की मालाएं ही हो। जगह जगह पर सुंदरता कांति भर नहीं पा रही है, अर्थात शोभा इतनी हो रही है कि वह अमा नहीं पा रही है, समाहित नहीं हो रही है। तो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता अट नहीं रही है। फागुन की सांस से कवि का क्या तात्पर्य है? तो फागुन की सांस से कवि का तात्पर्य है कि फागुन की हवा के चलने से है। कवि के अनुसार जब फागुनी हवा चलने लगती है तो सब जगह तो ऐसे ही मालूम होती है जबकि फागुन सांस ले रहा है और उस हवा का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। हवा तो एक जगह चलती है लेकिन सभी घरों में सभी जगहों पर उसकी सुगंध भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो का आशय बताइए। कवि कहता है कि फागुन आकाश में उड़ने के लिए पंख दे देते हो। कभी ऐसा कहता है फागुन के महीने में सुंदरता और निखार आ जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, कभी कल्पना की उड़ान में उड़ने लगता है। और ऐसा मालूम होता है कि फागुन जो होता है कि आकाश में उड़ने के लिए पर प्रदान कर देता है। इसका दूसरा भी भाव हो सकता है कि फागुन में पक्षी जो होता है प्रसन्न रहते हैं, आकाश में उड़ते रहते हैं, सब जगह पर ही पर दिखाई देते हैं। फागुन के प्रभाव से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस प्रकार हो जाता है? फागुन के प्रभाव से कई डालियां हरी भरी दिखाई देती हैं, कहीं जो होता है लाल लाल पत्ते और कहीं हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं। सब जगह फूल खिल जाते हैं और ऐसा मालूम होता है जैसे फूल की मालाएं। तो ये रहा दो कविताएं और दोनों के हमने आपको अर्थ और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए। तो आज का पाठ बस यहीं पे समाप्त होता है। शेष अगले दिन।